कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के शानदार सेशन में। मेरे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साथियों, गणित में पीवाईक्यूज बहुविकल्पी प्रश्नों की दूसरी क्लास लेकर आप सबके बीच में हाजिर बच्चों। और रोज कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग ये जान चुके होंगे कि मैं एक से बढ़कर एक चीजें अच्छी तरीके से समझाऊं बच्चों। 25 में 25 तो पक्का थी, जुमला नहीं, एक सच्चाई है कि अगर आपने मन से पूरी क्लास को कंप्लीट कर लिया बच्चों तो आपका सब हो जाएगा पूरा। आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होगा तथा जबरदस्त भी बच्चों। बिना किसी देरी के आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप भी एक छोटा सा काम कर दिए, सभी लोग अपनी इस क्लास को लाइक कर दो वीडियो को बच्चों, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और उनको याद दिलाए परीक्षा की घड़ियां नजदीक है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लो बच्चों, फिर हमने बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट बना के रखा आप लोगों का। देखना परीक्षा में कैसे लगेगा, इस पेपर यहीं से छप गया हो बच्चों, तो कहने की बात नहीं है। बस आप लोग पहले पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लो पूरी गणित का, और इसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। आप सबको पता है कल हमने 10 सवाल कराए थे आप लोगों का, रिस्पॉन्स भी आपका बड़ा शानदार रहा बच्चों। आज हम वहीं से आगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेडी हैं सब लोग बच्चों? तो चलिए आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों का, और एक एक बात को आप लोग जानते समझते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो बिना संकोच के ही कमेंट कर दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि किसी ठोस के द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं। अब जब यहाँ ठोस शब्द की बात आएगी तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जब ये ठोस शब्द की बात करें तो मतलब क्या। पहले तो ये जान लो बच्चों कि ठोस का मतलब ये बच्चों की 3D है। तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल डायग्राम, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिआयामी आकृतियां। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिआयामी आकृतियां कहते हैं। अब अगर आप त्रिआयामी आकृतियों, बस एक मिनट बता रहा हूं बच्चों, 3D 3D हिंदी में त्रिआयामी त्रिआयामी आकृतियां। तो त्रिआयामी आकृतियां, जब भी कोई त्रिआयामी आकृतियां बोलेगा उसका मतलब होगा उस आकृति में स्टूडेंट एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई बच्चों। ठीक है, तो उसे कहते हैं 3D। आप सबके सिलेबस में भी 3D है। अब यहाँ पे त्रिआयामी आकृतियों में नाम किसका लोगे बच्चों? आप सब लोग जानते हैं कि उसमें हम लोग घनाभ, घन, गोला, गोला, बेलन, शंकु, ये तमाम आकृति आपके सिलेबस में है ना बच्चों। इन्हीं को कहा जाता है 3D है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम, यानी ठोस की बात इन्होंने किया। तो आप सब समझ गए होंगे किसी ठोस के द्वारा घेरे गए। अब देखिए, चाहे जो आकृति हम बना दें आपके लिए, चलो जी हमने आपके लिए यहाँ पे एक घनाभ बना दिया बच्चों। 10 सेकंड देख लीजिए आप लोग। तो मान लिया कि हमने एक आपके लिए घनाभ बना दिया। हो सकता है हम आपके लिए यहाँ एक स्फीयर बना दें, यानी ये गोला होगा, गोला ठोस होगा, सो डाट 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 ऐसे कर दे बच्चों। अब चलो हम आपके लिए एक स्फीयर यानी शंकु बना दें। तो ये देखो आपके सामने एक शंकु आ गया, एक स्फीयर, एक शंकु आ गया बच्चों, ये कोन आ गया। स्फीयर मतलब गोला होता है बच्चों, ये हो गया। तो ये आपका यल होता है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई हो जाती है बच्चों। ये सारी आपकी ठोस आकृतियां हो गई। और इनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को क्या, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? आयतन कहलाता है, यानी वॉल्यूम कहलाता। क्या कहलाता? आयतन यानी वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। तो बच्चों इसे कहते हैं आयतन। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। और एक बात और बता दें कि जो आयतन है ना, हमेशा याद रखिएगा कि जो आयतन बच्चों, आयतन की इकाई क्या होती? क्यूब, घन यानी क्यूब। अब क्यूब से क्या मतलब? अब जैसे कि आप मान लीजिए कि मीटर में उत्तर निकालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर निकालोगे तो सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, ये है इसका मतलब। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए। कहता है कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होने वाली है। पहले तो ये बताओ कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। आप लोग आंसर कमेंट करते रहो बच्चों, हम आपकी एक साथ तैयारी भी कराते जा रहे हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आगे लघुत्तरी में भी काम आएगा बच्चों। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकें जहां कसम है खानदान की b इज नॉट इक्वल टू 0, बटे b के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 लिखो, -3/5 लिख दो, 7/9 लिखो,
11/13 ये सारी की सारी कैसी बच्चों परिमेय संख्या हैं। अब यहाँ पे -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी बच्चों, तो इन्फिनिटिव आएंगी, अनंत परिमेय संख्या आएंगी बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कीजिएगा, कहता है एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई जब वर्ग का परिमाप की बात ही कर रहे हैं तो पहले तो ये जान लो कि वर्ग का मतलब क्या। तो बोलोगे वर्ग का मतलब हुआ वर्ग, तो बच्चों एक जान लो कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब ये वर्ग हमने ए बी सी डी आपके सामने लिख दिया। मान लो ये वर्ग की भुजा ए तो सभी बराबर हो जाएगी। बच्चों वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। वर्ग की 4 भुजाएं हैं, परिमाप इसका हो जाएगा 4 इंटू ये यानी 4 गुणे भुजा। दूसरा बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा का वर्ग बच्चों यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से उत्तर ले लो। वर्ग का परिमाप 4 मीटर दिया बच्चे, तो आप लोग कह देना सर 4 इंटू ए बराबर 4 है बच्चों। 4 से 4 काट दो मेरे दोस्त, ए का मान 1 आ जाएगा। इस नाते एरिया निकालोगे बच्चों, जब इसका एरिया निकालोगे तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर तो बराबर 1 आएगा बच्चों, बराबर आपका उत्तर आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर। सच सच बोलो, क्या आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा बच्चों। मैं प्यार से एक एक चीज समझा रहा हूं, फिर भी कोई डाउट है तो संकोच ना कर बच्चों, ठीक है मेरे यूपी डीएलएड वाले बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते जा। आप देखो ये छोटा से एक आपका फार्मूला है एलजेब्रा का। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है बच्चों, आप सबको याद होगा कि जब भी हम लोगों ने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या सीखा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो निश्चित तौर पे आप लोग बोलोगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है कौन रैखिक समीकरण नहीं है। अभी कल के सेशन में बताया हूं रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसकी जो घात होती है बच्चों, रैखिक समीकरण की घात, इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती बच्चों। और इसमें हमने कहा कि जो रैखिक समीकरण है इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं बच्चों। एक वो होता है जिसमें एक अज्ञात चर होता है, वन अननोन वेरिएबल, जिसमें केवल एक ही अज्ञात चर होता है। और एक होता है आपका जिसमें 2 अज्ञात चर होते हैं बच्चों, जिसको आप युगपत समीकरण कहते हो, जिसमें x और y दोनों रहते बच्चों। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कौन नहीं है। देखो यहाँ 5 यम है, यहाँ 2 यम बच्चों, अगर 2 यम के इधर पक्षांतर करोगे तो 3 यम, 3 यम बराबर 3, तो यम का मान 1। इसमें एक ही अज्ञात राशि यम है बच्चों, तो रैखिक समीकरण है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 5y बच्चों, तो इसका इधर पक्षांतर करोगे तो 8 हो जाएगा। इसमें एक ही अज्ञात राशि y है, तो रैखिक समीकरण, इसलिए आपका उत्तर नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे गौर करो तो ये अंदर 5 का गुणा करोगे 5 दूनी 10 p प्लस 5 बराबर 4, तो एक ही अज्ञात राशि p बच्चों, तो ये भी आपका रैखिक समीकरण है, इस नाते ये भी आंसर नहीं होगा। तो अपने आप करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों चौथा। कैसे, अब आपका ये क्या है, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 7, गुणा करो x का, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स बराबर 7 के। इसे लिख सकते हो स्टूडेंट कि सर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसे पक्षांतर भी कर लें बच्चे, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कैसा बन गया अब आपका, इसकी अधिकतम घात 2 हो गई, तो 2 हो गई तो ये क्या बन गया, द्विघात का समीकरण। अगर ये क्वेड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया तो यही आपका आंसर हो गया है। समझ तो आ रही बात सबको ना, बढ़िया है बच्चों। नेक्स्ट करिएगा, कहता एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो ऐसा त्रिभुज कैसा होगा। मेरे बच्चों आप सबको इतना तो पता होगा कि त्रिभुज का मतलब क्या। त्रिभुज का मतलब क्या, 3 सरल रेखाओं से, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहोगे, त्रिभुज। तो अब ये त्रिभुज चलो ए बी सी हो गया। किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, 3 शीर्ष।
इसकी बच्चों ये 3 भुजाएं हो जाएंगी, एक भुजा इसकी ए बी है, एक आपकी बी सी है और एक ए सी हो गई बच्चों, भुजाएं हो गई। किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। त्रिभुज आपके कई प्रकार के बच्चों होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, जिसमें हमने आपको सिखाया कि भाई एक आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बच्चों। दूसरा सबसे फेमस आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बच्चों। आपके पास होता है विषम बाहु त्रिभुज, सबका डिटेल समझाएं, आगे फिर से बताऊंगा, पूरा पूरा सब कुछ पढ़ाया चैनल पर बच्चों। विषम बाहु त्रिभुज है आपका, समबाहु त्रिभुज स्ट्रेंट है, समद्विबाहु। यहाँ पे लेकिन मेरा सवाल है बच्चों, डिटेल में समझा रहा, अच्छे से तैयार हो जाए, इस नाते आप अच्छे से करते जाना, सिर्फ उत्तर बताना मकसद नहीं, आपका सिलेक्शन दिलाना लक्ष्य बच्चों। तो यहाँ हवाई कोई बातें नहीं है। याद है ना कि सबसे कॉमन है पहचान कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। यही चेक कर लो, 5 3 8, इस 8 से बड़ा है ही नहीं है, इसका मतलब इससे कोई त्रिभुज नहीं बनने वाला। बाकी हम इसकी तारीफ क्या करें, अपने आप आंसर क्लियर हो गया कि दी गई इन भुजाओं से किसी भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं बच्चों। बाकी कोई डाउट है तो पूरे चैनल पर पूरा एरिया एंड पेरीमीटर बच्चों, क्षेत्रफल, त्रिभुज का सब कुछ पढ़ा के रखा हूं। सारथी बैच वाले में जाके देख लेना, सब कुछ क्लियर है आपका। ठीक है, चलिए भाई, इसी बात पे अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? अब बताओ, प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या परिभाषा सिखाए? कितने आदमी थे कालिया, यानी वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या करते हैं बच्चों, यानी गिनती करना। अब गिनती करने में आप किसे लेते हो सर? 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक बच्चों लेते हो आप लोग। अब कहता कौन प्राकृतिक संख्या है, तो मेरे भाई जीरो। जीरो कैसी है? तो बोलो सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या बच्चों। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों कैसे हैं? बोलो सर ये दोनों तो डेसिमल नंबर्स हैं बच्चों, ये दोनों दशमलव संख्या हैं। तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या। बच्चों यहाँ थोड़ी सी ध्यान से समझ लो, एक बहुत काम का नोट बताने जा रहा हूँ, कॉपी में सारे बच्चे नोट कर लेंगे। और बच्चे आप सबको पता नहीं, मैथ हिंदी सारी क्लासेज आपकी आ रही, पूरा सामाजिक अध्ययन चैनल पर बच्चों। देखिए पूरे प्रदेश में जरा चैनल को फैला दो, ताकि जो भी डीएलएड के बच्चे तैयारी करने वाले हैं बिना पैसे के, पैसे से बेहतरीन तैयारी इस चैनल के साथ जुड़ के कर सके बच्चों, प्रत्येक टॉपिक की। राइट, चलो अब हम आपको 2 के बारे में बता रहे थे बच्चों, तो क्या तारीफ करूं तेरी, तो 2, तो संख्या 2 बच्चों, संख्या 2 पहली बात तो जान लो, एकमात्र संख्या 2 एकमात्र सम, एकमात्र सम संख्या है जो सम, जो सम होने के, जो सम होने के साथ साथ, सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, अभाज्य भी है बच्चों। ये बात आप नोट कर लेना, बाकी प्राकृतिक संख्या तो ये है ही। अगला लीजिएगा, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? मेरे बच्चे अगर कहेगा कौन सी प्राकृतिक, अरे सॉरी, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं बच्चों, तो जो परिमेय संख्या ना हो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय। तो कौन सी अपरिमेय संख्या है? इरेशनल नंबर। बच्चों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं प्रायः प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती और बच्चों करणी के अंदर रहती हैं, करणी के अंदर रहती हैं, और इन्हें बच्चों कहा जाता अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा √2, √3, √5, √18 और सबसे खास बच्चों क्या है? पाई। ये सारी की सारी आपकी कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है बच्चों। यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, 22/7 ये बात सत्य है मेरे बच्चे कि कहीं किसी से पूछोगे पाई तो झट से बोल देगा 22/7, तो ये जान लो 22/7। लेकिन रियल बात बताओ, इस वक्त 22/7 a/b के रूप में है बच्चों, और जो a/b के रूप में होगा उसे क्या बोलोगे? परिमेय संख्या। इस वक्त ये परिमेय संख्या की शर्तों को पूरा करा, इस नाते हम इसे उत्तर नहीं मानेंगे। ये दशमलव संख्या को पूरा करा बच्चों, ये हमारी दशमलव संख्या हो गई जी।
ये देखो आप, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 5/16 का 4, ये भी मेरे भाई परिमेय संख्या हो गई। तो आपको वैसे भी आंसर पता है कि आपकी अपरिमेय संख्या कौन है, पाई है, तो पाई आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि कोई अगर कंफ्यूज करे पाई का मान 22/7 उत्तर कैसे कह देना, चूंकि पाई का मान 22/7 वास्तविक नहीं माना गया और लगभग मान है, इस नाते यहाँ करेक्ट आंसर मेरा पाई होगा मेरे भाई। बच्चों ये कई बार आपके टेट और सुपर टेट में भी आ चुका है पाई वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चों, अब आप लोग इस डीएलएड को कंप्लीट कर लो, फिर टेट सुपर टेट की सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं बच्चों, ना एक पैसा खर्च करने की जरूरत, ना कहीं जाना है, सब कुछ यहाँ पढ़िए, बस रेगुलर जुड़िए क्लास के अंदर बच्चों। अब देखिए अगला कहता है कौन इसमें आइडेंटिटी है, सर्वसमिका बच्चों, सर्वसमिका कौन सी है। अगर सर्वसमिका कौन सी है देखो, तो 2x बराबर ये क्या होने वाला आपका, तो 3 को इधर पक्षांतर 2x बराबर 2x का मान 1 आ जाएगा बच्चों। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, एक चर वाला उत्तर नहीं होने वाला बच्चों। लेकिन इसको हल कर लोगे, इसको हल करोगे तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, 2x और +1, सॉरी 2x + 2 बराबर बच्चों क्या होगा, 2x + 2, ये सर्वसमिका क्योंकि कट-पिट करके 0 हो गया इसकी वैल्यू। ये भी बच्चों आपका एक रैखिक समीकरण है बच्चों, ये भी एक रैखिक समीकरण है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करना बच्चे। ये क्या शानदार क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा यहाँ रूल आपको समझा दें, सवाल भी क्लियर कर दें। अब मैं बताऊं कि जब इस क्वेश्चन को लगाओगे बच्चों तो घातांक कणी, चैनल पर पूरा घातांक कणी पढ़ाया हूं, कोई डाउट है तो उसको देख लेना। पहले इस सवाल को समझो कैसे लगाना है बच्चों। अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो इसे लिखना 3x + 2 बराबर 81 को तोड़ देना बच्चे, तो 3 की पावर 4 लिख देना बच्चों। अब इधर भी 3 उधर भी 3, आप कहते हैं इधर चिलमन से झांके उधर चिलमन से वो लगा दो, चिलमन में आग नहीं झांके वो कट जाएगा, तो x + 2 बराबर 4 आएगा। अब आप कहोगे सर x + 2 = 4 होगा, हाँ मेरे दोस्त होगा ना। इस नाते x बराबर बच्चों ये 4 होगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, बोलो हो गया। उत्तर कितना आया, 2 आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन ए इसका उत्तर आपका ठीक होगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को। देखो अब यहाँ घातांक के कुछ नियम बता दे बच्चों, पहले तो ये जान लो घातांक किसे कहते हैं, घातांक क्या होता है, क्लियर सबको। इंडिसीज क्या होता है ये, जैसे मान लो हमने 5 लिखा, 5 × 5 × 5 × 5, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 4। स्टूडेंट आप सभी जान लो मेरे डीएलएड के बच्चे कि जो 4 बार आया ना बच्चों, 4 बार को ही घात या घातांक कहते हैं। किसी संख्या का उसी में जितनी बार गुणा किया जाए बच्चों उसी को उसकी पावर कहते हैं। क्लियर है, ये जो 5 बच्चों यही उसका बेस कहलाता बच्चे, यानी आधार कहलाता है। अब ऐसे तमाम रूल, जैसे कहीं लिखा है a⁴m × a⁴n बराबर क्या होगा, a⁴m + n हो जाएगा बच्चों। कहीं पर लिखा है कि अगर a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n बराबर a⁴m - n, ऐसे तमाम रूल्स बच्चों सब पढ़ाया हूं, उसको जाके देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्या प्यारा सवाल कहता है कि -24/45 के समतुल्य, यानी बराबर समतुल्य लिखा हो बच्चों, चाहे तुल्य लिखा हो या मेरे बच्चे लिखा हो बराबर लिखा हो, क्या है। अब अगर इसे आप लगाइएगा तो इससे देखो ऑप्शन, तो कहोगे सर 8 त्रिक 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 पंद्रह 45, तो -8/15 देखो किसी विकल्प में है तो लपक के बोलोगे हाँ सर ऑप्शन बी में है, तो मैं बोलूंगा कि ऑप्शन बी ही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर लेना, कहता है कि एक इक्वेशन x/4 + 10 = -4 को हल करके x का मान बता दो। कैसे हल करोगे बच्चे, तो कहोगे सर ये क्या करना, -10 का इधर पक्षांतर कर दो बच्चों, तो x/4 बराबर -4 है बच्चों। जब 10 इधर आएगा प्लस से माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो -4 -10 -14 हो जाएगा बच्चों। अब इस 4 का गुणा इस 14 में कर देना, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बच्चों, गुणा कर दोगे बच्चों। इस नाते x बराबर -14 और गुणे में 4, 14 चौक 56, माइनस है तो माइनस रहेगा, और -56 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो भाई अगला क्वेश्चन।
कहता एक वर्ग, अभी पीछे पढ़ा के आया हूं कि भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? अभी बताया हूं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह भुजा का स्क्वायर होगा बेटा। तो बराबर 1.6 का स्क्वायर कर दो, 16 का 256 होगा, तो 2.56 मीटर स्क्वायर, 2.56 मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही मेरे बच्चों। जरा आप लोग कंजूसीज कर रहे हैं, सब लोग लाइक नहीं किया, सबके सब लाइक करो, साथ ही साथ सभी दोस्तों तक शेयर करिए। इतना जैन सैलाब तो हमारे साथ कॉलेजों में ही जुड़ा बच्चों, 3-3 कॉलेजों में हूं मैं। इसके साथ साथ सभी जगहों पर जरा सभी शेयर करो, मस्ती से आगे बढ़ो, सब पढ़ो, सभी कम से कम 90% से ज्यादा नंबर लाने बच्चों, अगर आपको सिलेक्शन सच में लेना है तो। 88-82% से कुछ होना नहीं बेटा। चलिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभी भी पीछे हम सिखा के आए हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है जी? 2। और ये भी बताया उन्हें संख्या 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल बच्चों, कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका जो आधार है, आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अब चलो हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज बना दिया। अगर ये त्रिभुज एबीसी है आपके सामने, एबीसी है, तो यहाँ पे बच्चों ये मान लो हमने ऐसे आपको दिखा दिया, चलो जी 90 डिग्री है, ले लो कोई बात नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, बच्चों ये इसका आधार हो जाएगा और इसका लंब या ऊंचाई होगा, लंब या ऊंचाई होगा, और ये इसका कर्ण हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 1/2, और बोलना कि सर आधार और गुणे में ऊंचाई बोल दो भाई। अब ये देखो क्या दिया है, क्या पूछा, तब सोचो क्या करना है। तो मैं पूछ रहा हूं क्या दिया है, तो आप कहोगे सर इसमें हमें तो क्षेत्रफल पता है, तो हम कह देंगे यहाँ 45 लिख दो मेरे दोस्त, 1/2 कर दो। आधार कहोगे सर 15 दिया है, मैं कह दूंगा बहुत बढ़िया। ऊंचाई को मैं यच लिख देता हूं, मुझे पता ही नहीं है। अब जब हल करोगे बच्चों तो इस नाते यच गुणे 1/2 रहने देता हूं, यच गुणे 1/2 बराबर 15 उधर जाएगा बेटा, तो 45, 45 में बटे 15 कर दो, 15 तिया में 45 आएगा 3, और ये 2 जाके इसी के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा मेरे भाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई निकल के आएगी 3 दूना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो देखो जिस विकल्प में होगा वो आपका होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी। बच्चों अभी हमने आराम आराम से शुरुआत की, आज तक हम 25 सवाल लेके आए, और जैसे जैसे आप लोग सभी तक शेयर करोगे इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, हम आपकी क्लास बढ़ाते रहेंगे। वैसे भी 1 घंटे से बड़ी क्लास नहीं करेंगे ताकि आप कम समय में सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएं। दिन भर जो कुछ आप पढ़ रहे हैं हम आपके लिए लिमिटेड टाइम, ज़्यादा नहीं बच्चों, पर डे हम आपका 1 से 1.5 घंटे मांग रहे हैं। बच्चों आप मैथ, सामाजिक विज्ञान और हिंदी क्लास अभी कर रहे हो, बाकी जितने पार्ट की आपकी डिमांड होगी आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो जो पार्ट आपको चाहिए एक ही क्लास हम सारा का सारा आपका प्रोवाइड करा देंगे। चाहे 8 के विषय में से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से चाहे जो सब्जेक्ट आप कहोगे वो चीज़ें आती जाएंगी बच्चों। लेकिन अभी शुरुआत हमने की है कि आपकी गणित की क्लास रेगुलर जाए, सामाजिक विज्ञान की और हिंदी की, इतनी चीज़ें आपकी रेगुलर जा रही हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आज के सेशन करते हैं समाप्त, कल मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।